अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। जो वर्तमान परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसमें ऐसा लगा कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के नाते पूरा भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आपको इस बारे में क्या कहना? मैं केवल इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस समय आम आदमी की स्वीकार्यता बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक मजबूत पार्टी, लेकिन एक सा सवाल निकल के आता है कि आप जैसे चेहरे दूर क्यों किए जाते हैं? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हम दूर कहां हैं पार्टी से। देखिए, खास बात, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सबों से भी सगा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की व्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साथ, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं?
इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, प्राइमेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। कई दिनों की किचकिच और खींचतान के बाद आखिरकार बीजेपी ने दिल्ली में सीएम पद का उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने हर्षवर्धन को दिल्ली में विजय दिलाने के लिए चुना है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि शीला सरकार के किले को ढहाकर हर्षवर्धन जो है वो विजय दिवस दिला पाएंगे और ला पाएंगे। हर्षवर्धन पिछले काफी सालों से दिल्ली में बीजेपी की सेवा करते आए हैं और बीजेपी हर्षवर्धन के महत्व को भी अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए इस बार बीजेपी ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाने के लिए चुना है। अब हर्षवर्धन क्या वाकई बीजेपी के लिए हर्ष का कारण बनते हैं? और इसके लिए तो हमें 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो अभी स्थितियां बन रही है वो गुलाबी ठंड में हर्षवर्धन के नाम के ऐलान के बाद सियासी पारा अब जरूर गर्म होने वाला है। बीजेपी में दिल्ली के सीएम दावेदारी पर लंबे समय से चल रही बहस आखिरकार खत्म हो गई। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने पत्ते खोलते हुए सीएम उम्मीदवार के तौर पर पार्टी के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम का ऐलान कर दिया। दिल्ली में इस बात पर संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई कि सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। आखिरकार इस मीटिंग के खत्म होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर्षवर्धन के नाम की घोषणा कर दी। अब डॉक्टर हर्षवर्धन पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई थी इस विषय पर विचार करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली प्रदेश के चुनाव में चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन होगा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वसम्मत फैसला किया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। कई दिनों से लगातार चल रही किचकिच और खींचतान से इस बात को लेकर लग रहा था कि पार्टी के पोस्टर बॉय माने जाने वाले विजय गोयल ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन राजनाथ सिंह के हर्षवर्धन के नाम की घोषणा किए जाने के बाद कहीं न कहीं विजय गोयल हाशिए पर चले गए। वहीं पार्टी अध्यक्ष के ऐलान के बाद लालकृष्ण आडवाणी भी हर्षवर्धन की तारीफ करने से नहीं रुके। डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय कुमार मल्होत्रा और ये तीनों जो लोग हैं कि जिन्होंने दिल्ली में लगातार काम किया है और आज यहाँ पर ये स्थिति पहुंचाई है और सहमति से पहुंचाई है, सब लोग एक मत होकर के पहुंचाई है। मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है और जिसका परिणाम निश्चित रूप से मई से पहले हमारे पास आ जाएगा। मैं केवल इन 4 प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोकसभा की भी ध्यान में रख करके कर रहा हूं। पार्टी के इस फैसले के बाद विजय गोयल ने कहा कि मैं फैसले से नाराज नहीं हूं। संसदीय बोर्ड ने फैसला किया है। इससे पहले हर्षवर्धन के नाम पर मुहर लगती देख गोयल ने बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक की। अब जबकि संसदीय बोर्ड ने जो फैसला लिया है, गोयल उसके समर्थन में दिखते हैं। सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर दिल्ली बीजेपी में खींचतान चल रही थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल को भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने हर्षवर्धन पर दांव लगाने का फैसला किया। या फिर ऐसा कहना सही होगा कि हर्षवर्धन का आरएसएस से लगाव कहीं न कहीं उनके लिए फायदेमंद भी साबित हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि अब हर्षवर्धन को पार्टी ब्रांड की जगह सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गोयल कितना सहयोग देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज।
तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के अंदर। आपका तारुफ हम सबसे करा दें। जे.आर. शरण साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इसके अलावा आलोक शर्मा जी कांग्रेस की ओर से हमारे साथ हैं। मिथिलेश प्रसाद जी जनता दल यूनाइटेड की ओर से। इसके अलावा फजल इमाम मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। कुछ देर बाद श्याम जाजू जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ेंगे। तो कुल मिला के स्थिति यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसके साथ एक इतिश्री भी हुई जो परेशानी लगातार चल रही थी। आलोक शर्मा साहब, कितनी बड़ी चुनौती है हर्षवर्धन अब आपके लिए? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और मैं किसी भी एंगल से कोई चुनौती नहीं मांगता हूं। ये भाजपा का अपना आंतरिक मामला है, चाहे वो हर्षवर्धन जी हैं, विजय गोयल जी रहते या कोई और रहते। कांग्रेस अपने घर में मजबूत है। हमने दिल्ली में विकास किया है। हमारे लिए हर्षवर्धन या बीजेपी के कोई भी लीडर जो है किसी तरह से नहीं है, वो चुनौती नहीं है और किसी भी तरह से मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी। आप चुनौती ही नहीं मान रहे? नहीं, मैं आपने पार्टी की बात नहीं की, आपने हर्षवर्धन जी की बात वो तो है तो पार्टी। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है और हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। जनता ने 3 बार हमें चुना है, चौथी बार भी जनता हमें चुनने के लिए तैयार है। ठीक है। फजल इमाम मलिक साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सी भाई घटनाक्रम जो हुआ, पहले तो इस पे आप बोल दीजिए, क्या लगता है? नहीं, घटनाक्रम हर्षवर्धन की विजय, हाँ कहा जा सकता है। हर्षवर्धन जी वैसे अगर देखा जाए तो भले आलोक जी इसको चुनौती ना मानते हो, लेकिन हर्षवर्धन जी की जो छवि वो कांग्रेस के लिए सचमुच संकट में परेशानी पैदा कर सकती है, क्योंकि हर्षवर्धन जी की छवि एक साफ सुथरे और ईमानदार नेता की रही है। और अपने कार्यकाल में जब उन्होंने इस देश में, जब वो दिल्ली में मंत्री थे, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया सिद्धार्थ, वो है कि पल्स पोलियो जैसे जो अभियान चला, वो उनकी देन है। उस देन को आज पूरे देश में हर जगह लागू किया जा रहा है। आलोक जी भले न माने, लेकिन वो चुनौती है। विकास के दावे भले होते रहे, विकास हुआ है, लेकिन विकास के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें शीला सरकार के राज्य में हुई हैं, वो उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा। क्या ये संघ की भी जीत है? हाँ, संघ की जीत कहा जा सकता है। जो संघ इसमें संघ ही इसके आरएसएस इसके पूरे पीछे है। हाँ। संघ के साथ साथ अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी बड़ी वजह यह है कि विजय गोयल और हर्षवर्धन दोनों की छवि का अंतर बहुत बड़ा कारण बना। हर्षवर्धन जी एक साफ सुथरी छवि के आदमी है, बहुत सहज लोगों से। तो विजय गोयल भी थे। नहीं, विजय गोयल पे कई तरह के आरोप, एक घोटाला जो लगा था पिछले कुछ सालों में, जिसमें 2-3 दुकान अपने नाम आवंटन करने का घोटाला सिद्धार्थ जी लगा था उस पर, इसलिए इस तरह की चीजें उन पर आती रही। तुलनात्मक एरोगेंसी बहुत है विजय गोयल में, जिसको लेके बार बार उनके व्यवहार लोगों के साथ ठीक नहीं है, जबकि हर्षवर्धन जी के साथ ये बात नहीं। इसलिए लगता है कि शायद ये सारे कारण उनके पक्ष में ज्यादा गए। और फिर चूंकि पिछली बार जब चुनाव उनकी अध्यक्षता में लड़ा गया था और विजय कुमार मल्होत्रा को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया गया था, शायद उस गलती से भी भाजपा सबक ले रही है। पिछला जो चुनाव हारे हैं क्योंकि अचानक विजय कुमार मल्होत्रा को आगे कर दिया है। जी, चलिए, हमारे साथ श्याम जाजू जी भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जाजू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ये चीज बताएं जाजू जी कि इतने आपके अनुभवी नेता विजय गोयल जी, लॉटरी की बात हो, 1970-75 से लगभग छात्र राजनीति से जुड़े रहे। हर्षवर्धन की किन आधार पर आपको लगता है हर्षवर्धन जी को चुना गया? क्या आधार था? यह सही है कि विजय कुमार गोयल जी छात्र आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी से इस विचारधारा से जुड़े हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने वो लॉटरी का पूरा देश में जो उपयोगी काम हुआ है वो उनके नेतृत्व में हुआ है। एक संघर्षशील नेता के रूप में उनकी छवि है और वो एक्टिव लीडर है। आज भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर हर्षवर्धन का सीएम के उम्मीदवार के रूप में चयन किया है और उसका घोषणा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने घोषित किया है। हर्षवर्धन जी भी पुराने इस विचारधारा से जुड़े हुए एक अच्छे एफिशिएंट मिनिस्टर रहे हुए, जिनके नेतृत्व में पोलियो जैसा एक काम पूरे देश में अभियान चला, जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में सबको लेकर चलने की क्षमता रखने वाले, इस प्रकार की हर्षवर्धन जी की भी इमेज रही है। इसलिए पार्टी ने सोचा कि विजय गोयल जी के प्रदेश अध्यक्ष के, हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में और विजय कुमार मल्होत्रा जी के सहयोग से ये त्रिकूट ये पार्टी का चुनाव लड़ाएगी। इस प्रकार का फैसला आज पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है। क्या आडवाणी जी के नजदीकी होने का खामियाजा उठाना पड़ा गोयल को, विजय गोयल जी को? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी केडर पार्टी है, हमारे पास क्षमतावान लोगों की कमी नहीं है। फिर पार्टी ने सर्वे करके लोगों से फीडबैक लेके जो भी निर्णय किया है, तो सर्वे में तो विजय गोयल थे। प्रदेश का नेतृत्व करेगा, जाजू साहब, प्रदेश का नेतृत्व एक संगठन में करेगा। नहीं जी, वो सारे सर्वे के अंदर तो विजय गोयल थे, वो तो विजय गोयल के नाम पर सर्वे किया गया था जिसमें बढ़त थी। आपको फिर से सर्वे करवाएंगे और फिर परसेंटेज नहीं आया तो फिर किसकी गलती है?
इसलिए विजय गोयल जी को भी पार्टी ने हटाया नहीं है। विजय गोयल जी प्रदेशाध्यक्ष रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही संगठन काम करेगा। ठीक है। और हर्षवर्धन जी को सीएम के रूप में पार्टी ने प्रपोज चलिए ठीक है। आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा, पर मैं यहाँ पे कमेंट लेना चाहता हूँ शरण साहब से। शरण जी, आप लगातार ये बात कहते रहे विजय गोयल जी के लिए, हमें याद है कि उनका एक बैकग्राउंड जो रहा है काफी स्ट्रांग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या यह संतोष की भावना नहीं भेजेगा बीजेपी में? देखिए, मुझे आज एकदम मेरी जो सोच है उस पे बीजेपी के इस पूरे जो आज कैंडिडेट अनाउंसमेंट है उस पे एकदम ठोस सील लगा है, इसलिए कि मैं समझता था कि बीजेपी इज अ पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जो आरएसएस के यहाँ जैसे कांग्रेसी 10 जनपद पे पहुंच के अपने एकदम साक्षात दंडवत करते हैं, उसी तरह जो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में जाके साक्षात दंडवत मारे, वही नहीं तो हर्षवर्धन जी को ईस्ट दिल्ली का एमपी आज तक नहीं बने। ही हैज बीन ए जेंट किलर। आप लॉटरी छोड़ दीजिए, 1977 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेक मार्कशीट का केस था, उसको विजय गोयल ने लड़ा था। और वही नहीं, चांदनी चौक से उन्होंने इलेक्शन लड़के महारथियों को हराया है। और अभी भी पार्टी को जो जिस ढंग से ले जा रहे थे बूथ वाइज, मुझे नहीं लगता हर्षवर्धन जी ईस्ट दिल्ली जीत नहीं सकते, उनको दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, और वो नैया तो ऑलरेडी डुबा चुके हैं बीजेपी को। 2008 में अध्यक्ष थे। हाँ, बीजेपी को कहां से ये सपना आ रहा है कि हर्षवर्धन जी नैया पार कराएंगे। और जो त्रिकोणी बात हो रहा है कि हमारे यहाँ शिव भी हैं, हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो तीनों किस तरह डुबाएंगे नैया, वो देखने को है। और मैं बताऊं, ये बीजेपी अपने पुराने इतिहास से सीख नहीं ले रही, कम से कम दिल्ली में। आप याद कीजिए, इसी मदन लाल खुराना और साहेब सिंह वर्मा जी आज नहीं रहे बेचारे, लेकिन इनके टसल से बीजेपी दिल्ली में खत्म हो गई। और अब यही टसल बीजेपी को दिल्ली में खत्म कर दिया। आज तक जो बीजेपी का एक हवा बना था कि कांग्रेस के अगेंस्ट लोग हैं, बीजेपी की सरकार बनेगी, वो खत्म हो गई। आप मेरे से लिखवा लीजिए, अब कोई मैजिक ही भी बीजेपी के सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है जो मैं जोड़ना चाहूंगा, चरण भाई ने बहुत अच्छी ठीक बात कही। बीजेपी का जब बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी की लड़ाई अब बीजेपी से ही वो सबसे इनसे अच्छा मौका बीजेपी के लिए नहीं था। कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से माहौल था पूरे देश में और दिल्ली में, इससे बेहतर मौका नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ये मौका गवा दिया। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हर्षवर्धन जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया 1993 में और विजय गोयल ने 75 में शुरू किया। 20 साल का फर्क है। नहीं, 20 साल के फर्क है। और उसने कितना काम किया है उसकी तुलना ही नहीं है हर्षवर्धन जी के काम से। चलिए, यहाँ मतलब काम को दरकिनार किया गया कहीं ना कहीं। ठीक है, एक पॉइंट और मिथिलेश जी, से बीजेपी में स्ट्रिंग पुल होता है, ये आज 100% साबित हो गया। मिथिलेश जी, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? नहीं, हर्षवर्धन पहले आप लोगों से बगावत, फिर तलाक हो गया, जेडीयू के साथ में बंदर स्थिति बन रही है, क्या देख रहे हैं? तलाक तो देखिए समय बताता है, समय के अनुकूल तो होते रहती है। अब रह गई बात की आज जो स्थिति बनी है जी, जो दिल्ली में भाजपा में जो अंतर कलह है वो सामने आई है, इसको हम लोग देख रहे हैं। हाँ। जो काम करने, आपके हिसाब से क्या लगता है हर्षवर्धन जी के आने को आप कैसे देख रहे हैं? आप हर्षवर्धन जी का कोई अगले बार भी अध्यक्ष थे, उन्हीं के अध्यक्षता में चुनाव हुई पद के उम्मीदवार के तौर पर, और सीएम पद के अगले बार तो फेल हो चुके हैं। मतलब पिछले बार फेल हो चुके हैं। इस बार भी हमको लगता है कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। आडवाणी जी वाला फैक्टर लगता है आपको? हाँ, 100%। चलिए, आपको लगेगा। आलोक जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, वैसे तो पार्टी का इनका बीजेपी का आंतरिक मामला है, किसको सीएम पद पर ले जाना है, किसको नहीं ले जाना है। लेकिन दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरह से आज बयान बार बार आ रहे हैं। हर नेता बीजेपी का ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि सहर्ष ये फैसला किया गया है, सहर्ष ये सहमति हुई है, सहर्ष बार बार जोड़ना पड़ रहा है। विजय गोयल जी ने भी साफ कहा कि हम पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं, पुरानी बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी ने कहा कि हमारे लिए यहाँ पर व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के साथी से, क्या विजय गोयल जी पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे थे? 2 बार जो सांसद रहे, आपके केंद्र में मंत्री रहे, वो इतना लंबा उनका अनुभव रहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये भाजपा ने किस तरह से अपना निर्णय लिया है। मैं समझ रहा हूं बीजेपी पूरी तरह से, चाहे वो केंद्र में नेतृत्व की बात आती है या राज्य में नेतृत्व की बात आती है, बीजेपी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और हर्ष जी तो पूरी तरह से डिफ्यूज्ड हैं। जी नहीं, पर ठीक है ना, उन्होंने कम से कम कैंडिडेट तो घोषित कर दिया, पर शीला दीक्षित जी तो मना कर रही है कि वो तो है नहीं। ऐसा नहीं, आपके भी कहाँ अलग स्थिति है? डेमोक्रेसी का अग्रवाल जी भी लगे हुए कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं। अग्रवाल जी ने कहीं पर कांग्रेस क्यों मुस्कुरा रही है? कांग्रेस के किसी भी लीडर के अंदर
कांग्रेस के किसी भी लीडर ने आज तक पार्टी का एक ही हाल है। एक बार भी जोगी को लेके जो हो रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। अजीत जोगी जी ने कहा है कि आप देखिए दिल्ली के अंदर आप मुझे एक भी बाइट दिखा दीजिए किसी दूसरे लीडर ने कहा हो कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। दिल्ली के अंदर एक भी मंत्री की बाइट मुझे दिखा दीजिए किसी भी किसी लीडर की। अजीत जोगी ने अपने बेटे और सर छत्तीसगढ़ चले जाएंगे नहीं, ठीक है, टिकट दिलाना एक अलग बात है, उसमें कोई चीज नहीं, बड़ा बुनियादी सवाल, उसमें कोई चीज नहीं। जो सवाल यहाँ पर शरण साहब ने उठाया, जाजू जी जरा एक बात बताइए, ठीक है आप सब अब ऑल इज वेल तो बोलेंगे ही, एक मजबूरी भी है और सब पार्टी डिसाइड कर चुकी है, पर यहां पर काम को क्या दरकिनार नहीं किया गया? एक इतने ज्यादा आपके प्रबल जो जमीनी तौर पर जिसने पार्टी को खड़ा किया, सब कुछ किया, सारे अरेंजमेंट्स किए, और एंड टाइम पर इस तरह से कर देना, क्या पार्टी में ये असंतुष्टि के भाव का मैसेज कार्यकर्ताओं में नहीं जाएगा कि जो मेहनत करता है उसे कुछ नहीं मिलता? हर एक आदमी को काम और हर काम के लिए आदमी ये केडर का एक सिस्टम होता है। पार्टी के सभी सीनियर लोगों ने जो सोचा है जी, उसमें अगर विजय गोयल में कोई दोष होता, कोई दुर्गुण होता, तो पार्टी उनको प्रदेश पार्टी का सीनियर कहां सोचा? पार्टी उनके ये तो नागपुर ने सोचा। पूरी क्षमताओं का पार्टी उपयोग करने वाली है, उन्होंने भी ये मान्य किया है। आज उन्होंने बताया क्या वो अच्छे सीएम बनते अगर होते तो, या नहीं बनते गोयल जी? अच्छे सीएम बन सकते हैं वो भी। जो कोई निर्णय किया है वो पार्टी ने एक मत से किया है, सब लोग उसके साथ में है, अंदर कोई अंतर कलह नहीं है, ये सब पार्टी का विश्वास है, पार्टी का भरोसा है, इसी कॉन्फिडेंस से पार्टी आगे जाएगी। जी, शरण जी कुछ सवाल आपसे कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर पहले मैं ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो शरण जी का सवाल होगा, जवाब देंगे जाजू जी, छोटा सा ब्रेक। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। शरण जी आप सवाल कर रहे थे जाजू जी से। जादू जी जी पूछ लीजिए। जादू जी आप कह रहे थे आज जनरली माना जाता है कि बीजेपी इज पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन आप अपने एमएलए को चुनने, अपना नेता चुनने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो आप भी तो वही 10 जनपद वाली हाथ कर रहे हैं जो उन्होंने जैसे वहां किया था उत्तराखंड में, कि बेचारे हरीश रावत ने मेहनत की और अंत में विजय बहुगुणा बाजी मार के चले गए। तो बेचारे विजय गोयल जी मेहनत कर रहे थे और आपने कुर्सी दे दी हर्षवर्धन जी को। और आपके जैसे हर्षवर्धन जी के लिए एक सेकंड एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ये कहते हैं कि 4 बार वो एमएलए रहे हैं, तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट बीजेपी में हैं जो 4 बार इलेक्शन जीते हैं, तो ऐसे क्या जवाब सुन लेते जाजू साहब जी। केवल 4 बार जीतना या 2 बार जीतना ये कोई एक मेरिट नहीं है। आपने कहा ये बात ठीक है, मैं इससे सहमत हूं। आखिर पार्टी चुनाव के बाद सभी विधायक, जीते हुए विधायक बैठकर ही नेता चयन की प्रक्रिया होती है, पर गए कुछ सालों में इस प्रकार की परंपरा बनी है कि नेता पहले घोषित करना पड़ता है। हमने जब प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित नहीं किया था तो रोज लोग हमें पूछते थे भाई घोषणा क्यों नहीं हो रही, घोषणा क्यों नहीं हो रही। इसी प्रकार का ट्रेंड पड़ा है। इसी कारण हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पहले घोषणा की है। दिल्ली की घोषणा अपेक्षित थी, वो आज वो घोषणा करके पार्टी ने वो काम पूरा किया है। नहीं जाजू जी, ये लोग पूछते थे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आप कब घोषित कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पूछते थे।
नहीं नहीं, लोग हर रोज मीडिया भी पूछता था और लोग भी पूछते थे हमें कि कब घोषणा होगी। स्वाभाविक अपेक्षा थी लोगों की। जादू जी, लेकिन ये तो फेलियर फॉर्मूला है। भारतीय जनता पार्टी को देख जी जादू जी, ये तो आपका फेलियर फॉर्मूला है, क्योंकि आपने अडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया, वो नहीं हुआ, अब मोदी जी को कर रहे हैं, इधर पिछली बार आपने हर्षवर्धन जी फेलियर है, तो ये फेलियर कितनी बार चलेगा? ये फेल्यूर और ये सक्सेस की बात नहीं है, ये केडर पार्टी की बात है। जब कोई घोषणा निर्णय होता है तो पूरी पार्टी उसमें साथ लगती है। ये आपने आज के निर्णय से बीजेपी देखा का ही निर्णय होगा। है या आरएसएस का निर्णय है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय है। पर एक चीज यहां पर और है को जो हम बात लगातार कर रहे हैं कि पूरी बात हुई है, पर मलिक साहब, कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर क्या रहा होगा? विजय गोयल जी परसों ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकले हैं, जब मीटिंग चल रही थी, ये हमने खबर भी दिखाई। क्या लगता है क्या बुनियाद रखी होगी इस बात के लिए, किस बात पे माने होंगे विजय गोयल जी? विजय गोयल जी कितना मानेंगे अभी तो ये आने वाला वक्त बताएगा। भले आज वो बहुत गले मिल रहे हो, फूल का गुलदस्ता दे रहे हो, लेकिन ये इतनी आसानी से अभी सारा मामला डिफ्यूज नहीं होगा। अभी ये मुझे लगता है कि और अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी, अभी टिकटों का बंटवारा किस तरह होगा, ये सारे मामले। लेकिन मुझे जो लगता है कि वही जो विजय गोयल जी के साथ उनकी एरोगेंसी माना जाता है, कई बार उनका जो व्यवहार लोगों के साथ है, और किन कारण, और हो सकता है मुझे बार बार जो चीज लग रही है कि पिछली बार जब हर्षवर्धन जी अध्यक्ष थे 2008 में और विजय कुमार मल्होत्रा को लाके थोप दिया था भाजपा ने, जिसका खमियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा, उन्हें लगा, अब लग रहा होगा कि शायद हर्षवर्धन जी को अगर उस वक्त प्रोजेक्ट किया जाता तो, और विजय कुमार क्या कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की बातें उसके खिलाफ एक क्लीन इमेज खड़े करने की बात है, इसका भी फायदा लेने की बात है? ये भी, और मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर तो बन रही है। हो सकता है उसको 1 सीट मिले, 2 सीट मिले, नहीं मिले, लेकिन एक क्लीन इमेज का को लेकर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन वो लोग चला रहे हैं, उसको भी काटने के लिए हो सकता है कि मुझे वो फैक्टर भी हो सकता है कि उसमें लगे। ठीक है, शरण साहब, देखिए दिल्ली की पॉलिटिक्स में आप शुरू से देखते जाइए तो एक सेट आप माइनस शीला दीक्षित कीजिए तो यहाँ जातिवाद बहुत अहम रहा है, आप इसको माने या ना माने। पंजाबी लॉबी और बनिया लॉबी, और ये दो लॉबी में हमेशा टसल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये टसल बाहर न हो, और वही टसल कंटिन्यू कर रहा है, और कुछ भी नहीं है ये। और प्लस जो आरएसएस अपना डंडा चलाना चाहता है और वही डंडा चला है, वो उनके आदमी बने। नहीं, पर आपको लगता है कि इस बात क्या कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर रहा होगा? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। विजय गोयल जैसे नेता को साइडलाइन करने के अलावा कुछ नहीं हुआ है। मतलब विजय गोयल जी के पास लड्डू खिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था, बेचारे की मजबूरी थी। और वो भी ऐसे आदमी को जो खुद नहीं, उनके पिता ने कम से कम 40 साल बीजेपी को सर्व किया है जनसंघ के जमाने से। ऐसे नेता अगर साइडलाइन किए जाते हैं तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि बीजेपी में किसका प्रभाव है, समझ में नहीं आता। एक चीज और है यहाँ पर, और बल्कि आज ही मैं अखबार में रिपोर्टिंग पढ़ रहा था कि मदन लाल खुराना के जमाने में जो लोग बीजेपी से जुड़े थे, वो लोग भी सोच रहे हैं और वो लोग भी प्राइवेटली कह रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बीजेपी में जो सीनियर पंजाबी लॉबी जो है ना, इधर दरकिनार हुआ या हाशिए पे, कहा जा सकता है कि हाशिए पे चली गई, तो हो सकता है कि उसका खमियाजा भी पार्टी को उठाना पड़े, और पता नहीं किन वजहों से। लेकिन मुझे वही लगता है कि अंदरूनी जो लड़ाई है उसको सब खत्म करने के लिए कॉमन, और वो जो क्लीन इमेज जिसको कहा जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार है, वो महंगाई, वो एक वजह हो सकती है। और जो चीज एक भी आम आदमी का भी खौवा तो है खड़ा हुआ, कितनी सीटें लाती है नहीं लाती ये अलग सा मुद्दा है। ये तो 8 तारीख को बड़ा सीधा सवाल है यहाँ पे मेरा। क्या लगता है ये जो आज, चलिए आपसे मिथिलेश जी, केजरीवाल जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आज किया है जो ट्विटर के ऊपर चिड़िया उन्होंने उड़ाई है कि हर्षवर्धन दिल्ली में बीजेपी के मनमोहन होंगे। तो क्या लगता है आपको स्थिति? ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक नहीं, पर कैसे देखते हैं आप इसको? क्या ये जो इमेज की बात, क्योंकि तेज तर्रार काफी है विजय गोयल अपने काम को लेकर के, बढ़ने को लेकर के, उस लिहाज से क्या आपको लगता है? विजय गोयल जी का अलग एक इमेज है और उस बड़ा आउटस्पोकन है बोलने में, और उनका काम करने की जो शैली है वो भी आक्रामक थोड़ी आक्रामक है, अच्छी है, पकड़ है लोगों के अंदर। ठीक है, आलोक जी अब आप जरा जवाब दे दीजिए इस बात। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर भाजपा कहती है, श्याम जाजू भाई ने हमारे ने कहा अभी कि पोलियो का उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया और बहुत तमाम उनकी खूबियां गिनाई, तो मैं भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं, 2008 से पहले तो पोलियो हो चुका था, जो भी हुआ, जो भी योगदान रहा हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, तो 2008 में भाजपा ने क्यों नहीं इनको
मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया, बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज मैं समझता हूं कि भाजपा को यह भी देखना चाहिए था कि हर्षवर्धन जी का जनाधार और उनकी जो भी नाम को भी जानते हैं लोग, वो केवल जमुना पार के लोग जानते हैं। बवाना, नरेला और जो दूर दराज के क्षेत्र में समझता हूँ हर्षवर्धन साहब। चलिए जाजू जी बड़ा अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। आलोक जी छोटा सा ब्रेक सर यहाँ पर मैं लूंगा, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी पे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बीवी का बर्थडे भूल कर देखो एक बार, वेडिंग एनिवर्सरी भूल कर देखो। लोन की ईएमआई तो ड्यू डेट के पहले भर देते हैं आप, लेकिन सर्विस टैक्स याद भी रहे ना तो लापरवाही। भर देंगे यार, भर देंगे, बाद में भर देंगे। अरे बाद में भरने वाले भाई साहब, बाद आ गया है। सर्विस टैक्स VCES का फायदा उठाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स, बिना इंटरेस्ट, बिना पेनल्टी के। अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। सस्ते में निपटा लीजिए मामला, बाद में महंगा पड़ सकता है। फिर न कहना बताया नहीं। VCES, सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो बहुत अहम चर्चा इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां से अब दिल्ली के अंदर क्या तस्वीर और क्या तकदीर बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और जनता के उस पर जो लोग हैं, जो सर्वेस देख रहे हैं, जो तमाम तरह के सर्वे, हालांकि मैं पर्सनली सर्वेस पर ज्यादा जाता नहीं हूं, पर सर्वेस की जो बात आती है उसके ऊपर से भी क्या आकलन बनता है, ये भी एक बात। जाजू जी, सर्वे की बात हम लगातार कर रहे हैं, आप खुद को क्या लगता है ये जो सर्वेस की बात होती है, सर्वे के ऊपर जब हम बात करते हैं, किस तरह से आप इन सर्वेस को देखते हैं? क्योंकि विजय गोयल जी का नाम उसके अंदर बहुत आगे था और लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हें एक्सेप्टेंस कर लिया था, उन्हें अपना लिया था कि हाँ ये चेहरा है, जिस चेहरे की बात आप कर रहे थे और जिस ट्रेंड की बात आप कर रहे थे। आज दिल्ली में तीनों के तीनों मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये सेकंड टाइम हमारा राज आया है कारपोरेशन में। इसके पहले जब कारपोरेशन में राज आया था तब एक कारपोरेशन थी यहां से वहां तक, तब हर्षवर्धन जी इस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। उनके अध्यक्षता के नेतृत्व में पहली बार कारपोरेशन का राज आया था। इसलिए हर्षवर्धन जी ने भी 4-5 साल का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में यहां पर काम किया है। जमीनी स्तर पर काम करके वो भी बड़े हुए हैं, इसलिए उनको मालूम नहीं या वो केवल जमुना पार के नेता है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। हमारे विजय गोयल हो, विजय कुमार मल्होत्रा हो या हर्षवर्धन जी हो, तीनों की अच्छी पकड़ जमीन पर है। तीनों सब दिल्ली को जानते हैं, दिल्ली की नब्ज उनको मालूम है और अच्छा काम तीनों का भी है। उसमें पार्टी ने आखिर निर्णय तो एक का ही करना होता है, इसलिए पार्टी ने सबके कॉन्सेंसस से ये निर्णय किया है। ठीक है, पर क्या आपको भी लगता है जैसा केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जो है दिल्ली बीजेपी के मनमोहन सिंह है, क्या आपको लगता है ऐसा स्थिति हो जाएगी? केजरीवाल जी कुछ भी कहे, अभी तो केजरीवाल जी के बारे में बोलने के लिए कुछ है नहीं। आज तक उनको कोई प्रशासन का इस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी चलाने का अनुभव नहीं है। जब तक नहीं है तब तक कुछ भी वादे कर ले, कुछ भी बोल ले, कुछ भी क्रिटिसिज्म कर ले, वो पूरे फ्री है।
पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि जो आंदोलन खड़ा किया था करप्शन के खिलाफ, जो लोकपाल विधेयक के लिए किया था, अन्ना हजारे के आधार पे किया था, उसको पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करके अपनी वोट बैंक की राजनीति, अपनी वोट बैंक की राजनीतिक रोटी सेकने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। पूरी दिल्ली की जनता जान रही है। ये तो आप भी करते हैं, जादू जी, ये तो आप भी करते हैं। हर पार्टी यही करती है। आप भी यही करते हैं। मंदिर का मुद्दा इलेक्शन आता है तो आपको याद आता है। अन्ना हजारे जी ने भारती का अलग पार्टी बना ली थी, वो बनाए तो ठीक है। अन्ना अगर दूसरे लोग बनाए तो गलत है। उनसे डिटैच कर लिया खुद को। ठीक है, डिटैच कर लिया, राजनीति करने के लिए आंदोलन नहीं खड़ा किया था। अन्ना जी अलग हो गए, बोले इस प्रकार के काम में मुझे नहीं रहना है। वो मूवमेंट इनके काम आएगी ऐसी, वो गलत फहमी में है, उसका फायदा उनको नहीं होने वाला। नहीं, ये तो 8 दिसंबर को बताया गया जाजू जी। लेकिन आपका ये कहना कि उन्होंने पार्टी बना ली, वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोटों की ही तो सारी राजनीति हो रही है। अगर वोटों की राजनीति ना हो तो समाज सेवा कीजिए ना। आप भी समाज सेवा सबसे बेहतर विकल्प है, वहां कोई वोट की राजनीति नहीं होती है। खुली पॉलिटिकल पार्टी का हम काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में आना है, विपक्ष की राजनीति करनी है। हमने कोई हमारा एजेंडा छिपाया नहीं है। इस प्रकार का मूवमेंट के माध्यम से और फिर जनता को गुमराह करने का काम हमने कभी नहीं किया। जनता को क्या आपने दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं किया इतनी देर तक विजय गोयल को आगे रख करके? क्या ये पहले डिसाइड, देखिए तीनों स्टेट्स में तो आपके डिसाइडेड थे ही, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं था। जनता तो उनके नाम पर आगे सर्वे में आगे बढ़ाती रही। प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। हर प्रदेश में हमारा प्रदेश अध्यक्ष अलग है और जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं वो आदमी व्यक्ति अलग है। इसका निर्णय हमने आज किया है। क्यों फिर परसों उठ के चले गए मीटिंग में से? नहीं आए विजय गोयल जी नाराज होकर। वो मीटिंग सेंट्रल नहीं, नाराज होकर बिल्कुल उठे नहीं है विजय गोयल जी। वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी, उसमें वो लोगों को नमस्ते करने आए थे। उस मीटिंग में वो अपेक्षित नहीं थे, इसलिए वो उस मीटिंग से निकले। ऐसा नमस्ते था कि उन्होंने बाहर ना प्रेस से भी नमस्ते की, वो निकल गए बिना जवाब दिए। ठीक है, आपने कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला ढूंढ लिया, अच्छी बात है, हम उस पर डिनाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, श्याम जाजू भाई हमारे बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये नमस्ते वाली मीटिंग थी, वो विजय गोयल जी करने नहीं आए थे। शायद पार्टी ने विजय गोयल जी को नमस्ते करना था, इसलिए आए थे वो। दूसरा बिंदु ये है, मैं कहना चाहूंगा श्याम भाई को कि ये अब एक तरह से ऐसी सिचुएशन बन गई थी बीजेपी के लिए कि किसी भी रूप में किसी को भी इनको अनाउंस करना था, क्योंकि अगर नहीं करते तो भी फंस रहे थे। लेकिन उन्होंने अनाउंस किया तो मैं समझ रहा हूं कि जनता के गले आज ये बात नहीं उतर रही है कि अगर ये आज एक नेता को 8 महीने संघर्ष करने के बाद बदल सकते हैं, पिछले 5 साल के कार्यकाल में अगर 3 मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, तो क्या हर्षवर्धन जी को भी आगे 15 दिन के बाद बदलना दें कहीं? और बन गए तो कहीं कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे? इनके पास तो बहुत सारे लीडर्स हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। कहीं ऐसा ना हो बाद में फिर ये बार बार प्रैक्टिस करते रहे चेंज करने के लिए। स्थिति आपकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, वो यहाँ पर बीजेपी की है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर पूरी तरह से नेतृत्व ज्योतिरादित्य जी को मध्य प्रदेश में सौंपा गया है और वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। वो भी तो यही स्थिति कम। उत्तराखंड भी जोड़ दीजिए उसमें। उत्तराखंड भी जोड़ दूंगा। नहीं, उत्तराखंड में हमने कभी भी किसी को, हरीश रावत जी को पहले कभी अनाउंस नहीं किया। रावत जी रोने लगे थे उस टाइम। नहीं, देखिए, रोना एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो, और उनकी भावनाएं हैं, हम उनकी कद्र करते हैं। लेकिन कभी भी पार्टी ने हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था कि घोषित करने के बाद बदल दिया हो, ऐसा नहीं हुआ था। थोपा जाता रहा है। ये कांग्रेस की परंपरा रही कि थोपा जाता रहा है। अब उसको भाजपा ने भी अपना लिया है। कम से कम वो पार्टी नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ को थोपा जाता है। एक बात तो यहाँ पर है, नहीं आरएसएस समर्थकों की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो होते हैं वही पार्टी की जान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं। पर आपको नहीं लगता ये तो स्थिति ऐसे होगी कि बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी? ये आपके साथ भी वही स्थिति है? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं है। विजय गोयल जी का कितना बड़प्पन है, उन्होंने पूरा केडर पार्टी के साथ रखा है, बिल्कुल खुद हाजिर है और पूरी क्षमताओं के साथ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वही प्रदेश अध्यक्ष है। कांग्रेस क्यों चुनौती नहीं मान रही अब भी आपको? हमारे साथ आलोक जी वो कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी आ जाए तो वो कोई चुनौती नहीं, वो भी कोई चुनौती नहीं है। पर आपको लगता है आरती मेहरा जी आपकी पार्टी की बड़ी वरिष्ठ नेता है, उनका कहना कि 10% सीटों में इजाफा हो जाएगा हर्षवर्धन जी के आने से। ओवरऑल अब जैसे जैसे घोषणा होगी, हमारे उम्मीदवारों की घोषणा होगी, मोदी जी का कैंपेन चलेगा, सब नेता जब रास्ते पे उतरेंगे तो ये कांग्रेस के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी अनसिक्योरिटी है दिल्ली में, महंगाई वाला सवाल है, करप्शन वाले मामले है। दिल्ली आपका कोई दृष्टिकोण नहीं है, दिल्ली वाले बराबर आप क्या करेंगे? इस पर जनता वोट नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट स्वाभाविक रूप से दूसरों की कमियों का बेनिफिट उठाने के लिए जनता पार्टी
मौके मिलने का वाला फायदा है। उठाना चाह रहे हैं। जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता आपसे जानना चाहती है कि आप क्या करना चाहते हैं। मौके का फायदा तो आप भी उठाते हैं, आप कौन से कम है, आप भी बराबर इसी तरह के नहीं, हम अपना दृष्टिकोण भी रखते हैं कि विकास के पथ पर हम क्या करेंगे। भाजपा तो केवल और केवल कांग्रेस की एंटी इनकम्पेंसी का फायदा उठाने के चक्कर में लगी हुई है। 15 वर्षों से 3 बार जनता ने हमें चुना है, चौथी बार भी कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। गुजरात में भी 3 बार मोदी जी को चुना और भी कई जगह रमन सिंह को चुना 2 बार, शिवराज। तो फिर आप दूसरों को क्यों कैसे कह सकते हैं? तो दूसरे भी चुन रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि वहां भी सारी चीज उसी तरह। शरण साहब अपनी बात आप रखिए। देखिए, मैं तो सोचता हूं कि दोनों नेशनलिस्ट पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी बहुत बड़ी ख्वाब में जी रहे हैं। डे ड्रीमिंग जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आम जनता के जो गरीब इंसान है उसको कहा जाता है कि रोटी प्याज तो कम से कम खा ले। वो प्याज दोनों 100 रुपए करने में दोनों का हाथ है। बीजेपी की सरकार यही गई थी इसलिए क्योंकि 100 रुपए प्याज हुआ था। आज कांग्रेस की भी वही हाल है। हाँ। और मैं आपको बता दूं, यहां जिन पार्टियों की आप बात नहीं कर रहे हैं, जैसे बीएसपी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, मुझे तो लगता है कि तीसरे मोर्चे के जितने भी पार्टियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि ये दोनों नेशनलिस्ट पार्टी जो आम जनता या मैं कहूं कि गरीब इंसान के खिलाफ है, जिनके थाली से रोटी छीन रही है, उन दोनों पार्टियों को दिल्ली में सबक सिखाने का पूर्वांचली बहुत की अच्छा तादाद मौका है। लगभग 40% यहाँ पर है। एक पार्टी का नाम भूल गए आप, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भूल गए। उसका नाम लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिहार में वो पैट बना रही है, आपको बता देना, और दिल्ली में भी चुनाव लड़ने जा रही है। चलिए वो भी वहां पर। शरण भाई की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि ये पार्टियां कोई यहां पर आकर ऐसा विकल्प दे देंगी जो कांग्रेस और भाजपा से बेहतर होगा। जगह तो आप ही ने दी है। मैं समझता हूं कि ये केवल दिया है, आप ही ने दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, स्पेस दिया है। देखिए, राजनीतिक दल होता है, इतने लंबे घोटाले समय से होते, ना कुछ होता, शासन कर रहे हैं। महंगाई होती, नहीं, आप बीएसपी के घोटाले आपको नहीं पता है। नहीं, उस मुद्दे पर अगर हम उस मुद्दे पर जाएंगे, मैं उस मुद्दे पर जाना चाहूंगा तो फिर बहुत सारी चीजें कराएंगे। देश की राजधानी में मेट्रो भर बना ली तो उसका तो केवल मेट्रो भर नहीं बनाई है। कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ रहकर गरीब लोगों के हितों का ध्यान रखकर कार्य किया है। इसीलिए आज तक हम यहाँ पर कि कुछ भी है उनके पास एक्सक्यूज रेडी है कि मेरा तो कुछ भी नहीं जी। नहीं, एक चीज सब सेंट्रल गवर्नमेंट जनता के विकास नहीं, ऐसा नहीं है। इस दिल्ली में कभी भी दिल्ली में लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं, छोड़ दीजिए दूसरे देश के दूसरे। मैं जवाब देना चाहता हूं पत्रकार महोदय का। हमारे पास दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल में जनता आबादी जो है वो कई गुना बढ़ी है, पहला बिंदु। दूसरी चीज, हर जगह पूरे इंडिया में आबादी बढ़ी है, दिल्ली से क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये कोई बहाना नहीं है। ऐसा नहीं, बॉम्बे हर जगह पॉपुलेशन बढ़ी है। जितना जिस स्पीड से दिल्ली की आबादी बढ़ी है, किसी भी मेट्रो की नहीं बढ़ी है। दूसरी चीज, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, जल के लिए, पानी के लिए हमें रिपोर्ट आई है, पानी के लिए हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है दिल्ली के लिए। अब आप उसमें बताइए। शरण जी ने जिस प्याज का मुद्दा उठाया कि प्याज रोटी खा लेते थे, आज प्याज थाली से गायब हो रही है। आपकी सरकार है, नासिक में आपकी सरकार का कंट्रोल मौसम के ऊपर नहीं होता है। अगर बेमौसम बारिश अगर हो जाती है तो कांग्रेस हो चाहे पिछले 3 साल सिद्धार्थ पिछले 3 साल से 100 दिन की बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जादू की छड़ी की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने कभी जादू की छड़ी की बात नहीं की। आप गलत बोल रहे हैं। आपने कहा कि जादू की छड़ी नहीं है, महंगाई को कम कर नहीं है। मैं उस बात से सहमत हूँ, प्रधानमंत्री जी की बात से मैं सहमत नहीं है। आप जनता के सर मौजूद पे आ जाए। नहीं तो जादू की छड़ी किसी पार्टी के पास है तो उसको सामने ले आइए। वो है आप मनमोहन सिंह किसके पास है? कौन सी ऐसा दल है कि जादू की छड़ी लाएंगे और महंगाई को कम कर देंगे? नहीं, गवर्नेंस। और हमने जब भी कभी इस महंगाई के मुद्दे पर कदम उठाने पड़े तो कांग्रेस सरकार ने कदम उठाए। अभी तो महंगाई की बात मुश्किल मची बीजेपी में। जी सर, जादू साहब कुछ कह रहे थे आप? मनमोहन सिंह जी ने इसका नारा लगाया था, कांग्रेस को सोचना चाहिए। दिल्ली में 15 साल राज कर रहे, इसकी बात कर रहे। देश के सभी बड़े राज कांग्रेस के हाथ से खिसक गए। यूपी में उनका राज नहीं, तमिलनाडु में नहीं, पिछले 2 वर्षों में हमने कई राज्य आपसे वापस लिए हैं। जादू साहब, उत्तरांचल और हिमाचल हमने आपसे वापस लिए हैं। उनको देखना चाहिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम वापस ले रहे हैं। अरे बाप रे। जाजू साहब, ये बात ठीक है, अब लगातार कह रहे हैं, मनमोहन सिंह को लेकर भी आपने बात की, पर क्या कांग्रेस के अंदर अंतरकलह नहीं है दिल्ली के अंदर?
आपको पूरे दिल्ली में कांग्रेस के अंतर करो लोगों को मालूम है जी, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी लोगों ने देखा है। इसलिए आने वाले चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। कंप्लीट कर ले। हाँ जी, मैं श्याम जाजू भाई, अगर जनता को अंतर कलह मालूम है आप भी तो बता दीजिए। हमारे एक लीडर ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। जिस तरह से आपके यहाँ पर लड़ाई हुई पिछले 1-1.5 महीने, क्या वो जनता नहीं देख रही है? आलोक जी, ये लड़ाई तो आपके यहाँ हर नहीं, एक सेकंड। हम दिल्ली की बात कर दिल्ली रहे में कांग्रेस को के जो प्रभारी हैं शकील अहमद साहब, वो अपनी खुद तो सीट नहीं जीत पाते हैं, वो कहां से कांग्रेस को जीत दिलाएंगे? मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। हारी तो इंदिरा जी भी थी, उन्होंने जीत नहीं दिलाई। नहीं तो मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। बहुत लोग हैं जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। बताएं। और आज से 15 दिन पहले बैठक हुई जेपी अग्रवाल की और शीला दीक्षित की, कैंडिडेट फाइनल करने की। दोनों को मिलके एक लिस्ट देना था हाई कमांड को कि जो अप्रूव होता। वो दोनों की मीटिंग तक नहीं हुई, दोनों नहीं माने और अंत में अब 3-3 नाम दोनों की तरफ से मांगा गया है और उस पर फाइनल बनेगी। एक दूसरा मुझे कंप्लीट कर दीजिए, फिर आप कहेंगे। उसके बाद वही नहीं, दोनों नेशनल पार्टियां जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके लिए लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं करती। मैं समझ रहा हूं, अब विषय से और अब मैं पहले मुद्दे का आपको जवाब देना चाहता हूं। और अब इवन पंजाबी लॉबी जो दिल्ली में बहुत बड़ा तबका है, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों नेशनल पार्टी। नहीं समझता हूं, कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेकर चलती है। जहां तक इन्होंने अभी कहा हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कि 15 दिन पहले लिस्ट देनी थी। देखिए 15 दिन पहले तो हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी नहीं हुई थी। हमारे यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, उसी के तहत हम टिकट का डिवीजन और बंटवारा करते हैं। वो प्रोसेस चल रहा है और समय आने पर बहुत अच्छे ढंग से हम बहुत अच्छे कैंडिडेट्स उतारेंगे। को मना लेंगे आप? बिल्कुल माने हुए हैं, कहीं पर कोई हमारा विवाद नहीं है। जेपी अग्रवाल जी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मजबूत किया है उन्होंने, और शीला जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने कार्य किया है, मैं समझता हूं कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर जेपी अग्रवाल की चली तो सिटिंग 15 एमएलए को भी वो टिकट नहीं देने को मानने को तैयार है। ये शरण भाई के पास कहां से आंकड़े आ रहे हैं, मैं बड़ा चिंतित हूं। मैं प्रवक्ता होने के बावजूद मैं नहीं जानता हूं कौन से 15 विधायक हैं। शरण भाई से कहूंगा कि हमें जरूर बताएं। आलोक जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसलिए कांग्रेस का बचाव करेंगे और कहेंगे सारी चीजें प्रोसेस से चलती है, लेकिन चीजें कहां से चलती है हम सभी जानते हैं। दूसरी चीज ये जो कह रहे हैं कि परेशानी और शीला दीक्षित और विकास, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव हम लोग देख चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई बुरी तरह हारी, 3 सीट उन्होंने गंवाई, नगर निगम हारी, इसमें कोई दो राय नहीं। आलोक जी लाख करें, लेकिन जो चीजें हैं कांग्रेस के खिलाफ। एक चीज और बड़ी बुनियाद, सब जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए एनएसयूआई का चुनाव एक छात्रों का चुनाव है। बड़ौदा में एमएस सायाजी यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ, मोदी जी के बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे वहां पर, और चारों सीटें एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया। चारों पर कांग्रेस की समर्थित एनएसयूआई ने पूरी तरह से नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीबीपी जीती है। आप आपके पास सर, मैं आपकी सरकार बता देना चाहता हूं, चंडीगढ़ में उत्तराखंड के हारे हैं सर। चंडीगढ़ में 33 साल के बाद यूनिवर्सिटी पर दोबारा एनएसयूआई ने कब्जा किया है। एक बात, छात्र नेताओं के चुनाव को हम इससे ना जोड़ें। ऑस्कर फर्नांडिस से लेके सारे लोग मौजूद होते हैं। क्यों नहीं मौजूद? ठीक है सर, ठीक है। एक जो कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, मैं शरण जी का भी इसके अंदर वर्जन चाहूंगा, पर मलिक साहब कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर क्या आपको रहता है कि क्या लगता है कि जैसे कि पद पर बने रहेंगे पर सत्ता में नहीं होंगे, कैसी स्थिति बनेगी? अब हर्षवर्धन जी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। देखिए अभी चूंकि सारी चीजें अभी बहुत साफ नहीं है। एक तो खाली अभी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एकदम से मान जाना गोयल साहब का, एकदम से वो भी अपने आप में लड्डू खिला रहे हैं, परसों मीटिंग छोड़ के चले गए। मैं पहले भी कह चुका कि एकदम से मानना, चूंकि एक पार्टी का एक पार्टी की जो नीति होती है, पार्टी का एक जो लोकसभा में ज्यादा उनको वो चुनाव तो हो सकता है लड़े वो लोकसभा की, लोकसभा अगले साल होना है, उसके बाद क्या होगा। फिलहाल ये है कि अभी विजय गोयल का स्टैंड का
खुल के वो सामने नहीं आए, उनके समर्थक किस तरह से बिहेव करते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को। आज तो सिर्फ अभी फैसला हुआ हर्षवर्धन पे, हर्षवर्धन के बाद और सिर्फ विजय गोयल नहीं, विजय गोयल के अलावा भी कई खेमे हैं भाजपा में, विजय कुमार मल्होत्रा है, आरती मेहरा जिसका नाम लिया, उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि हर महत्वाकांक्षा। आरती मेहरा जी तो बहुत खुश थी, उन्होंने कहा था 10% वोट ज्यादा कहने के लिए तो विजय गोयल ने भी मिठाई खिला दी, हाँ। मिठाई खिला दी विजय गोयल ने, फूल मालाएं और गुलदस्ता सब दिया, लेकिन इसके बाद के रिएक्शन क्या होगा ये देखना बाकी है, क्योंकि चुनाव ज्यादा देर क्या सिर्फ इमेज मुझे जो ये लगता है कि सबसे संघ का दबाव और इमेज, और इनके पीछे दो और लोग जो अरुण जेटली और नितिन गडकरी का इनके पीछे खड़ा होना, ये बड़ी वजह रही हर्षवर्धन का चुना जाना। और संघ तो सबसे पहले बिना संघ के पत्ता भी नहीं हिलता, और मोदी जी ने भी शायद इशारा कर दिया था इसमें। मिथिलेश जी, आपकी रणनीति क्या कहती है? आप लोग किस रणनीति से उतरेंगे दिल्ली के अंदर, या उतरे? हम लोग का रणनीति साफ है। हाँ। हम लोग जो चुनाव इस बार जो है नए तरीके से, मतलब एक माहौल तैयार किए हैं। आपके कैंडिडेट साबिर अली साहब हैं? हाँ, साबिर साहब हैं। साबिर साहब जी ने जो माहौल तैयार किया है दिल्ली के अंदर में, इस बार एक ऐसा वातावरण बनने जा रही है कि मेरे बिना किसी की सरकार, यानी जेडीयू के बिना किसी की सरकार दिल्ली में नहीं बनने जा रही है। केंद्र में या दिल्ली? नहीं, दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, दिल्ली विधानसभा। किस तरह के सबसे दिल्ली में देख रही है, बिहार में आपकी जमीन खिसक रही है मिथिलेश? अरे भाई, जेडीयू इसलिए देख रही है, आप सुनिए, आप नहीं, बिहार में खिसक रही है, बिहार की बात मत करिए, दिल्ली की बात करिए। अभी दिल्ली की चुनाव है। आप बिहार में आपकी जमीन खिसक रही? नहीं, आप ये कैसे, नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि बिहार में खिसक रही है? मैं बिहार का हूँ। नहीं, आप बिहार से, हम भी बिहार से हैं, लेकिन आप ये कैसे कर रहे हैं? आज चलिए, एक अलग मुद्दा है, पर दिल्ली की ओर आते हुए मैं जरा दिल्ली की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर लगभग 40% आबादी पूर्वांचल के लोगों की है आज की तारीख के अंदर, उनको क्या टोटली फोकस आपका रहेगा? नहीं, पूर्वांचल तो फोकस है ही, मेरे साथ माइनॉरिटी भी है। उसके बाद दलित आयोग का मैंने गठन किया है बिहार में, जो हिंदुस्तान में अब तक की नहीं हुई है। मायावती सरकार में रही है, 3 बार रही है सरकार में, लेकिन एक महादलित आयोग का गठन नहीं किया। और दिल्ली में लगातार आयोग से दलितों का भाई, हमारी सरकार यहाँ रहेगी, हम यहाँ भी गठन करेंगे। सवर्ण आयोग भी किया आपने वहाँ, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं हम सभी जानते हैं। आयोग तो सिर्फ एक झुंझुना होता है कि थमा दो, हो गया। एक हम लगातार एंटी, आपकी मानसिकता है। चलिए, आप हमारी बिहार पे मत जाइए सर, बिहार पे हम बात नहीं कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी की मैं बात कर रहा था। जाजू साहब, ये आप लगातार ये बात कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, और उसके लिए कांग्रेस के ऊपर आप लगातार सवाल खड़े करते हैं, पर एमसीडी के अंदर आप हैं, क्या आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? जो खराब रोड की स्थितियां हम देखते हैं, ठीक है, माना कहीं ना कहीं कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है, पर वो एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ भी तो है, जिसका फायदा दूसरी पार्टियों को मिलेगा। एक तो मैं आपको बताता हूं कि कारपोरेशन में हम सेकंड टाइम आए हैं जी। तीनों के तीनों कारपोरेशन में मेयर हमारे हैं, और अभी लेटेस्ट 2 महीने पहले जो 2 बाई इलेक्शन हुए कारपोरेशन के, दोनों कांग्रेस की सीटें खींचकर हमने लाई है और हमने जीती है। अभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हुआ दिल्ली में, वो हमने जीता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ, वो हमने जीता है। दिल्ली विजय गोयल जी लीड कर रहे थे ना, सब तो तब मान रहे थे विजय गोयल जी कैंडिडेट होंगे सीएम के। विजय गोयल जी लीड कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, इसलिए विजय गोयल जी आगे थे, लोग तो उनको जान रहे थे, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को जानते हैं। तीनों ऐसे है कि जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर गए हैं, कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी गई है। राहुल जी ने भी कोई कम कसर नहीं छोड़ी थी यूनिवर्सिटी के चुनाव में काम देखने की, हैंडल करने की। लोगों ने वहां बता दिया क्या है। और 15 साल से दिल्ली में जितनी असुरक्षितता, दिल्ली के सभी समस्याओं के बारे में पूरी जनता नाराज है। कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले से लेकर शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट को लेकर पूरी जनता नाराज है, और वो इस बार दिखने वाला है। ठीक है मिथिलेश जी, कोई ज्योतिषी पंडित की जरूरत नहीं है। मिथिलेश देखिए, हमारे हर्षवर्धन जी पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, हाँ। और उनको नगर निगम का सफाई का भार मिला है, यानी यहाँ जो एमसीडी वगैरह जो है उन्हीं को कार्यभार है। डेंगू इतना फैला हुआ है दिल्ली के अंदर में, क्या एक आध बार उनका स्टेटमेंट आया है? क्या एक आध बार उसके संबंध में बोले हैं? और उनको मुख्यमंत्री के रूप में आप पेश कर रहे हैं, और खुद भी डॉक्टर है, और जबकि उनको ये समझना चाहिए, अच्छा डॉक्टर है, कि भाई एक बार भी उनका कहीं कोई पेपर मीडिया स्टेटमेंट कोई आया है तो बताएं। जाजू साहब, ये तो स्थिति अब आपके यहाँ पर है। बहुत अच्छा। क्या ऐसे कैंडिडेट्स, आपने हर्षवर्धन जी का नाम जो लिया है, सिर्फ
दबाव में लिया गया है, ये क्यों नहीं माना जाए? नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का सदन के अंदर का रोल, हर टाइम समस्याएं क्वेश्चंस देकर उठाने का रोल और आंदोलन में कायम पार्टी के साथ नेतृत्व करने का रोल, ये कोई नकार नहीं सकता। डॉक्टर हर्षवर्धन का जमीनी काम, इसमें कोई चैलेंज कोई नहीं कर सकता। एक्टिविज्म की बात अलग अलग होती है, जमीनी काम की बात नहीं है। आपने कभी उठाया जादू जी, उन्होंने क्या किया है? कभी बोले या उस पर कोई ध्यान दिए? मुझे लग रहा है कि विजय गोयल जी को केवल मोदी जी की रैली करवानी थी और भाजपा को इनको हटाना था। रैली हो गई, अब उनको हटा दिया है, हर्षवर्धन जी को ले आए हैं, क्योंकि इनके यहाँ आरएसएस का पूरा जो निर्देश होता है उसका पूरी तरह से पालन होता है। जाजू साहब, ये बार बार आरोप आपकी ओर लग रही है, आरएसएस वाला जो मैटर है, इससे कैसे आप अपने आप को अलग कर पाए? ऐसे अपॉइंटमेंट्स के बारे में आरएसएस कभी इंटरफियर नहीं करता। वो हमारी विचार परिवार की संस्था है, विचारधारा की संस्था है, प्रेरणा हम उससे लेते हैं। जब कभी कोई क्राइसिस आता है उसमें हम सलाह मशविरा भी करते हैं। डे टू डे काम में कभी भी आरएसएस इंटरफियर नहीं करता। जी शरण जी, देखिए, पहले मैं मानता था कि कांग्रेस पार्टी ही एक स्पाइनलेस पार्टी है, जहां रीढ़ की हड्डी लोगों को नहीं है, सीधे जाते हैं, जो 10 जनपद से ऑर्डर आया वही हुआ। अब वही कुछ मुझे लगता है कि नागपुर से डिक्टेट आता है और यहां भी लोग वही होते हैं। नहीं तो इनके पास गुजरात कह रहे हैं, नागपुर भी नहीं कह रहे हैं। हाँ, नहीं, नागपुर से ही आता है, अभी गुजरात से शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू होगा तो पता चलेगा। इनके पास इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे। जगदीश मुखी, हर्षवर्धन से ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड है जगदीश मुखी का। पंजाबी फेस थे, विजय गोयल के साथ अगर शायद उनको कॉम्बिनेशन होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्या आपको लगता है आरती मेहरा खुद यंग एनर्जेटिक एक पंजाबी लॉबी की थी। शीला दीक्षित के खिलाफ, अगर क्योंकि कमोबेश शीला दीक्षित का नाम ही आगे आता है, उनके खिलाफ आप हर्षवर्धन को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मुझे हर्षवर्धन जी को वोट देना पड़े और नहीं, अगर स्केल पे आंकना पड़े, तो अगर मैं शीला दीक्षित को 6 पे रखूंगा तो मैं 2 पे भी हर्षवर्धन जी को रखने के लिए एक बार सोचूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन जरूर है। ठीक है, बिकॉज आई डोंट सी एनी कंट्रीब्यूशन। मैं उसी क्षेत्र में रहता हूं जहां हर्षवर्धन जी हैं। चलिए, लगभग एक चीज तो आपको यहाँ खुद क्लियर हो गई। छोटा सा सर्वे ही समझ लीजिए इसे, 1% का। कैसे आप देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, मैं समझता हूं, जैसे शरण भाई ने अभी कहा कि और बहुत से लीडर्स थे, मैं समझता हूं भाजपा के अंदर दिल्ली में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था जो शीला जी की टक्कर में आकर उतारा जा सके। विजय गोयल जी को तो भाजपा ने प्रूव कर दिया कि वो इस लायक नहीं है कि शीला दीक्षित जी के संपर्क में, उनके विरोध में उनको उतारा जा सके। और जहां तक हर्षवर्धन जी की बात है, पूरी डिबेट में क्लियर हो गया कि उनका कहीं स्टैंड नहीं है। एक मुखी साहब का नाम आया, मुखी साहब का अपने जो उनके जो कार्य हैं उनको अगर मैं यहाँ पर खोलने लगूंगा, वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। मुझे तो यहाँ तक भी पता चला कि उनका किसी तरह की शराब की फैक्ट्री और उस तरह का काम भी है। तो मैं कैसे कहूँ कि भाजपा के पास कोई ऐसा लीडर है जो इस तरह के संघर्ष में आकर शीला जी का आलोक जी आपके संदीप, आपके चीफ मिनिस्टर भी पैराट्रूप्ड हैं दिल्ली में। वो दिल्ली की कभी भी नेता नहीं थी। नहीं है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थी जिस समय, वो प्रदेश अध्यक्ष थी जिस समय उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। वो एक बार आलोक जी का बता दीजिए। उस समय एचकेएल भगत और सज्जन कुमार जी का बोलबाला हुआ करता था। शीला दीक्षित को कोई नहीं, जगदीश टाइटलर, सबको उनको ऐसे साइडलाइन किया है। हुए उनको मुख्यमंत्री की सीट मिली है, प्रदेश अध्यक्ष, पूरे प्रदेश में उन्होंने काम किया है। इतनी सारी बातें आलोक जी ने कही, सारे अपने, लेकिन इनके नेताओं के जो टेंटेड है उनके कोई चर्चा नहीं की। इनके यहाँ सारे लोग धुले पाक साफ धुले। मैंने नहीं कहा कि हमारे यहाँ पर मुझे सिर्फ ये लगता है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हर्षवर्धन जी ने जो भी हो, उन्होंने एक बड़ा काम पल्स पोलियो का किया। इसमें अगर किसी ने को नहीं, और मुझे लगता है कि अगर वही 2 बूंद जिंदगी भाजपा को मिल जाए तो शायद उनका बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, तो कैंडिडेट की बात आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा है जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। इसलिए कि जो स्थिति बनते जा रही है जी, आज भाजपा या कांग्रेस, दोनों की हालात खराब है। दोनों की जो आप तो भाजपा के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई थी। मनसा जो है दोनों का साफ नहीं है। कांग्रेस के साथ मंशा साफ नहीं है। 17 साल से आप भाजपा के साथ रहे, आज भाजपा की मंशा साफ नहीं है। अजीब बात है, आलोक जी 17 साल तक आपको नजर नहीं आया कि भाजपा की मंशा साफ नहीं है। आलोक जी, इसमें तो आपका भी दोहरा चेहरा है कि कल तक वो धर्म सांप्रदायिक थे और जैसे ही अलग हुए प्रधानमंत्री ने उनको धर्मनिरपेक्ष कर दिया। आपने दिया है, आपके प्रधानमंत्री ने दिया, की तरफ से कभी आपके प्रधानमंत्री ने दिया है।
हर्षवर्धन तो है, इस बार जो है क्या शीला दीक्षित सीएम रहेंगे? इस बार जो है पूर्वांचल के लोग जी एक बढ़िया परफॉर्मेंस करने के उम्मीद लेकर के जेडीयू के साथ जुड़े हैं। जेडीयू के साथ माइनॉरिटी वोट भी, काहे कि हम लोग जो है मोदी जी का जो है जोरदार मैंने जो है विरोध किया है। और कांग्रेस, अरे भाई लगातार देखिए ना, दिल्ली के अंदर में देखिए क्या बात है। मोदी जी का कल बढ़िया कह रहे थे, एक महिला सरकार है, महिला मुख्यमंत्री, और महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार हो रही है। आप इस बात मतलब बिहार में जो आप देखिए, आपको समझ में आ रहा है महिलाओं के अत्याचार आज आपको यहाँ दिल्ली में आके नजर आने लगे। बिजली की हालात, अरे भाई पानी बिजली में पानी, आपके यहाँ से सारे बिहार के उद्योग वापस भाग गए और कह रहे साइबर सिटी बनाएंगे दिल्ली को। अच्छा एक सेकंड आलोक जी कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि बिहार में पानी नहीं है। हमारी पानी हम पूरे दिल्ली को पिला सकते हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए। अब तो आप क्षेत्रवाद की बात करने लगे। आपने उठाया इसलिए मैं कह रहा हूँ बिहार से ताल्लुक रखते हैं, राजधानी की दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में तो कह रहे हैं, दिल्ली में तो पानी के चलते मर्डर हो रहा है। तो कल को आप देखिए ना भाई, पानी के चलते कल पानी के चलते कोई मर्डर हुआ है, ऐसी कोई खबर हमने नहीं सुनी। आज जो है झगड़ा जो कई एक जगह पर। सिद्धार्थ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको दोनों नेशनल पार्टियों ने उनको धिक्कारा है। मैं आपको बता दूं, इस ईस्ट दिल्ली से एमपी हुआ करते थे तिवारी जी, आज भाजपा में वो कहां है किसी को पता नहीं। इसी दिल्ली में महावल मिश्रा एक एमपी हैं वेस्ट दिल्ली के, साउथ वेस्ट दिल्ली से, लेकिन उनका कुछ भी, इवन जब भोजपुरी समाज का या मैथिली समाज बना तो उनको कुछ नहीं दिया गया। शीला दीक्षित ने उनको साइडलाइन किया। ये जब पूर्वांचल की जनता देख रही है, हमेशा पूर्वांचल को ये जनता की कतई नहीं दिया है। 15 वर्षों में कॉर्पोरेशन से सांसद तक बने, जानता हूं, लेकिन कांग्रेस से सम्मान दिया तभी तो हुआ है। क्या कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया उनको? सम्मान भी अलग तरीके से। बिल्कुल आखिरी कमेंट में सबका चाहूंगा यहाँ पर, मलिक साहब, हर्षवर्धन जी बन गए, कितना फायदा कितना नुकसान? नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा को थोड़ा फायदा होगा, भले लोग ना माने, शरण भाई नहीं माने, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी क्लीन इमेज कम से कम भाजपा को इस चुनाव में फायदा पहुंचाएगी। क्योंकि आलोक जी लाख कहते रहे और मेरे मित्र मिथिलेश जी कहते रहे कि जेडीयू को बहुत यहाँ पैठ हो रही है। अभी यहाँ मुख्य लड़ाई फिलहाल भाजपा और कांग्रेस में ही होगी और भाजपा को इसमें फायदा होगा। आम आदमी पार्टी को थोड़ा कितना घुसपैठ कर सकती है, कितना वोटों में बढ़ोतरी कर सकती है, कितना सीट ला सकती है, अगर वो हुआ तो मुझे लगता है कि दोनों दलों के मिथिलेश जी संक्षेप में अपनी बात आप रख दीजिए। इस बार जो है हम लोग का बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। हम समझते हैं कि सरकार में इस बार मेरे बिना किसी की सरकार बीजेपी के वोट काट देंगे आप, लग रहा है? नहीं, बीजेपी का नहीं, मेरा अपना वोट है, मैं वो केवल शेयरिंग करूंगा। वो शेयरिंग करेंगे, आप देखना हर कोई। चलिए आलोक जी कैसे देख रहे हैं संक्षेप में? देखिए, जो भी घटना चक्र बीजेपी का अंदरूनी मामला अभी जो आप जनता ने देखा है और बाकी दलों का भी जो रवैया देखा है, मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि जनता चिंतन और मनन के साथ दिल्ली में वोट डालेगी और चौथी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। शरण साहब, मैं तो सोचता हूं कि दोनों नेशनल पार्टी के जो ख्वाब है ख्वाब रखे रह जाएंगे। और इस बार जो बीएसपी पिछली बार 14.5% के करीब वोट लाई थी, और आम आदमी पार्टी और जेडीयू ऐसे जो छोटे छोटे पार्टियां हैं उन्हें बहुत अच्छा मौका है। यस, थर्ड फ्रंट देख रहे हैं। जी, थर्ड फ्रंट को आना चाहिए। दे शुड बी द किंग मेकर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों की तानाशाही, बिल्कुल मैं आप बोल रहे मैं बोल रहा था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं जो बोल रहा था बीच में आपसे नहीं बोला। मैं जो बोल रहा हूँ, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि जो दोनों नेशनल पार्टियां जो मौका प्रस्ती करती हैं या जो दादागिरी करती है वो कम से कम नहीं चलेगा, वो कंट्रोल में रहेगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यूपीए 1 था, जब लेफ्ट फ्रंट के हाथ में लगाम था। आप देख सकते हैं दोनों के परफॉर्मेंस के हाथ में लगाम नहीं था। कांग्रेस पार्टी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय प्रस्थापित करेगी और भारतीय जनता पार्टी का विजय का नेत्र दीपक कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिला के आज जो स्थिति बनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या वो आने वाले दिनों के अंदर वोट बैंक के अंदर तब्दील होगी? जिस इमेज के साथ हर्षवर्धन को इस पटल पर लाकर रखा गया है, और साथ ही विजय गोयल की जहां हम बात करते हैं तो असंतोष का भाव क्या गया है पार्टी के अंदर जमीनी तौर पर कार्यकर्ता, क्योंकि परसों में हमने देखा मीटिंग के अंदर से वो निकल गए। क्या आगे पूरी तरह से जो कॉम्प्रोमाइज का प्लान है वो पूरी तरह काम करेगा और जीतेगी क्या भारतीय जनता पार्टी इस दंगल को? यह बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार।